गाइस जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियांग को मारने के लिए 20 सेक्ट के कुछ एल्डर आए हुए रहते हैं। और हम जैसा कि देख पाते हैं कि उन 20 सेक्ट के एल्डर ने जैसे ही एक फॉर्मेशन को क्रिएट किया था, जियांग तुरंत अपने उस स्पिरिचुअल फिश पेट को बुला करके उन सारे के सारे एल्डर्स को जान से मार देता है। ये देख करके धर्मा एल्डर के इस पैरों तले जमीन पूरी हिल जाती है और वो कहते हैं कि आखिर ये सेक्ट मास्टर कितना ज़्यादा पावरफुल है। मैं तो इसे भोंदू समझ रहा था, मगर ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर निकला। और तभी हम देखते हैं जियांग का सिस्टम अपीयर होता है और कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें अब एक और स्पिरिचुअल बीस्ट गार्डन मिला। यहाँ पे जियांग जैसे ही थोड़ा खुश हो ही पाता, तभी वो एल्डर दौड़ते हुए जियांग की ओर आ रहे होते हैं और तभी उनका पैर एक पत्थर से लड़ जाता है और वो जियांग के सामने नील डाउन होकर के बैठ जाते हैं। और तभी जियांग के सारे डिसाइबल सोचते हैं कि ये एल्डर आकर के हमारे मास्टर को ग्रीट कर रहे हैं। और तभी जियांग कहता है कि ये तुम्हारे सेक्ट के नए धर्मा एल्डर हैं और जब मैं इस सेक्ट में नहीं होऊंगा तो तुम अपने डाउट इनसे पूछ सकते हो, ये अब से तुम्हारे टीचर हुए। और ये सुन करके धर्मा एल्डर और भी ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर इस मास्टर को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने आया हूँ। और तभी धर्मा एल्डर खड़े होकर कहते हैं कि मास्टर, मेरे पास तो चंद गिनी हुई लाइफ है जो कि मैं मुश्किल से 100 दिन ही जी पाऊंगा। और तभी जियांग कहता है कि जब सा कि तुम मेरे सेक्ट के एक एल्डर बन चुके हो और ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम 100 साल में ही मर जाओ। और तभी जियांग उन्हें 1000 साल की लाइफ गिफ्ट करने का वादा करता है और जियांग जैसे ही उनके शोल्डर को टच करता है, उनकी लाइफ 1000 साल में इंक्रीज हो जाती है। और ये देख करके धर्मा एल्डर कहते हैं कि मैं अपने बॉडी में अब नई पावर और नई ऊर्जा को फील कर रहा हूँ। और तभी धर्मा एल्डर कहते हैं कि मास्टर, जब तक मैं जिंदा हूँ और मेरी सांस चल रही है तब तक मैं आपके इमॉर्टल सेक्ट को सर्व करूंगा। और तभी से जियांग का सिस्टम फिर से अपीयर होता है और कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा एक और टास्क कंप्लीट हो चुका है। इस चीज़ से जियांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि अब उसके सेक्ट में एक और मास्टर है, क्योंकि अब इसके डिसाइबल उसे परेशान नहीं करेंगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सूत्रा पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियांग कुछ बुक्स को निकाल के पढ़ने की कोशिश करता है और अपने डाउट को अपने धर्मा एल्डर से पूछने की कोशिश करता है। मगर धर्मा एल्डर बोलते हैं कि मास्टर, आप क्यों मजाक कर रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आप तो सर्वज्ञानी हैं। मगर यहाँ पे हम सबको पता है जियांग को यहाँ पे घंटा कुछ नहीं आता और वो गुस्से से बुक्स को पटक रहा होता है। और यहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है खूब सारी बिजली कड़क रही होती है और वहाँ पे एक पोर्टल अपीयर होता है। और तभी जियांग को एक मैसेज आता है एक और नए डिसाइबल के बारे में। और तभी हम देखते हैं उस पोर्टल को देख करके एक लड़का कहता है कि फाइनली इतने सालों के बाद सेक्रेट रेलम तियांग यून का दरवाज़ा खुलने वाला है। और ये बात जैसे ही वो बोलता ही है, ये पूरी बात आग की तरह पूरे देश पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें मोटल सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर धर्मा एल्डर बच्चों की तरह चिल्लाते हुए मास्टर मास्टर कहते हुए जियांग की ओर आ रहे होते हैं और कहते हैं कि मास्टर, आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी, क्योंकि जैसा कि हमें पता चला है कि सेक्रेट रेलम का दरवाज़ा अब ओपन हो चुका है, जो कि 1 लाख साल में सिर्फ एक बार ओपन होता है। और हमें इस कंपटीशन में जाके पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने डिसाइबल्स को उस सीक्रेट एलम में भेजना चाहिए। इसकी वजह से हमारे डिसाइबल काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर्स को कलेक्ट करके ला सकते हैं। और तभी जियांग कहता है, मैं एक और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता हूँ, और धर्मा एल्डर की बात को इग्नोर कर रहा होता। तभी धर्मा एल्डर जियांग से कहते हैं कि मास्टर, इस सीक्रेट एलम में एंटर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें यहाँ पे उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके उस फाइट को जीतना होगा। और जियांग इस बात को सुन करके कहता है, फाइट से तो मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तभी जियांग धर्मा एल्डर को अपने पास बुला करके कहता है कि मेरे हाथ में ये छोटा सा टटल आपको दिख रहा है। तभी धर्मा एल्डर कहते हैं, मैं आपसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ और आप इस टटल से खेल रहे हैं। और तभी जियांग कहता है कि हमारे सेक्ट में ट्रेजर्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है और अब से ये हमारे सेक्ट को गाइड करेगा, एक और हमारा स्पिरिचुअल बीस्ट है ये। और तभी जियांग उस पेट को उठा करके सी ऑफ कल्टीवेशन में फेंक देता है, जिसकी वजह से वो छोटा सा टटल अब जाइंट टटल में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, जो कि एक जाइंट ड्रैगन टटल बन चुका होता है। इसे देख करके धर्मा एल्डर की आंखें फट के चार हो जाती हैं और कहते हैं कि मास्टर, मुझे माफ़ कर दे, मैं तो आपसे यूं ही कह रहा था, आप सच बोल रहे थे, हमारे सेक्ट में बहुत सारे ट्रेजर्स भरे पड़े हुए हैं। और तभी जियांग कहता है, खैर मैं बच गया इस गधों से। और तभी जियांग का वो सिस्टम फिर से अपीयर होता और कहता है कि फाइनली तुम्हारा अब स्पिरिचुअल बीस्ट गार्डन बन के रेडी हो चुका है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे। तभी जियांग अपने स्पिरिचुअल बीस्ट गार्डन को देखने जाता है और वो उसे देख करके कहता है, क्या ये तो एक मुर्गी का दरबा है, तुम मुझे क्या दिखाने लेके आए हो, आखिर ये है क्या।
और तभी उसका सिस्टम बोलता है कि तुम यहाँ पे किसी भी अपने पेट को रखोगे उसकी पावर 2 गुना तेज़ी से बढ़ेगी। और ये सुन कर के जियांग के तो होश उड़ जाते हैं और कहता है ऐसा भी है क्या? और तभी जियांग की नज़र एक मुर्गे पे पड़ती है और जियांग सोचता है क्यों ना इस मुर्गे को अंदर भेज करके इसको डबल कर दिया जाए और फिर मैं इसे मार करके खा जाऊँगा। और तभी हम देखते हैं वो मुर्गा डबल साइज़ में बढ़ चुका होता है। जियांग जैसे ही उसे मारने जा रहा होता है, वो मुर्गा उल्टा ही जियांग के ऊपर अटैक करके उसको धोबी की तरह कूटना शुरू कर देता है। और तभी जियांग अपने सिस्टम से हेल्प माँग रहा होता है, तभी उसका सिस्टम फिर से अपीयर होता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो कि तुम इस सीक्रेट रेलम तियांग के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे तो मैं इन मुर्गों को तुमसे हटा दूंगा। तभी जियांग कहता है कि तुम अच्छा फ़ायदा उठा लेते हो मेरा। यहाँ पे हम देख पाते हैं जियांग ना चाहते हुए भी उस सिस्टम की बात को मान लेता है। और तभी जियांग कहता है कि मैं आया था उस मुर्गे को खाने के लिए, ये मुर्गे तो मुझे ही कूट करके फोड़ दिए। और तभी हम देखते हैं जियांग पानी के पास बैठ करके फूट फूट करके रो रहा होता है और कहता है हाय रे मेरा खूबसूरत सा चेहरा उस मुर्गों ने फोड़ दिया। और तभी हम देखते हैं जियांग का सिस्टम फिर से अपीयर होता है और तभी जियांग कहता है कि मैं तुम्हारा कोई टास्क नहीं करने वाला हूँ। तभी उसका सिस्टम कहता है लगता है तुम एक और बार उन मुर्गे से कुटना चाहते हो। तभी जियांग कहता है तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, मैं तुम्हारा ऑनर हूँ। तभी सिस्टम कहता है वो तो बाद में देखा जाएगा, पहले जा करके अपना हुलिया संभालो और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मुर्गों को बुला करके फिर से तुम्हें कुटवाऊंगा। और तभी जियांग अपने पवेलियन में वापस चला जाता है और अपने सारे डिसेबल्स को बुला करके कहता है कि अब से तुम्हें सीक्रेट रेलम में जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। और अपने आसपास खूब सारे पाउडर फैला देता है जिसकी वजह से उसका चेहरा कोई भी देख ना पाए। आफ्टर ऑल मुर्गों ने तो उसे उल्टा ही कूट दिया था और उसके चेहरे पे पूरा निशान बना दिया था। अगर यहाँ पे उसके भोले भाले डिसाइबल्स उस चीज़ को इग्नोर करके कहते हैं मास्टर आखिर आप हमसे क्या चाहते हैं। तभी जियांग कहता है कि तुम लोग को अब तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि अब हम सीक्रेट रेलम तियांग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, मगर उससे पहले तुम्हें अपने फाउंडेशन लेवल को ब्रेक थ्रू करना होगा। अगर ऐसा तुम लोग नहीं कर पाए तो मैं तुम लोगों को सीक्रेट रेलम तियांग में पार्टिसिपेट करने नहीं दूंगा। ये बात सुन करके सारे के सारे डिसेबल कहते हैं मास्टर प्लीज़ हमें जाने की परमिशन दे दे, हम कैसे भी करके 3 दिनों के अंदर ही अंदर फाउंडेशन लेवल से ब्रेक थ्रू कर लेंगे। और तभी हम देखते हैं मिस शियाओ आगे बढ़ के कहती हैं कि मास्टर आप जानते हैं कि अभी तक मैं अपने डर पे काबू नहीं पा पाई हूँ, तो मैं अपने डर पे कैसे काबू पा पाऊंगी। और तभी जियांग मिस शियाओ को लंबा चौड़ा भाषण देता है और उन सारे डिसेबल से कहता है कि अब तुम्हें मैं कुछ गिफ्ट देने वाला हूँ। और वो उन सारे डिसेबल्स को एक एक करके गिफ्ट देता है और मिस शियाओ को गलती से अपना रुमाल दे देता है जिस रुमाल से वो अपना खून साफ कर रहा था। मिस सियाओ सोचती हैं शायद मास्टर ने ये रुमाल इसलिए दिया है कि मेरी हिम्मत बनी रहे और भी मैं किसी मुसीबत में रहूं तो मुझे ऐसा फील हो कि मेरे मास्टर मेरे साथ में है। और तभी जियांग कहता है ये रुमाल तो मैंने गलती से इसे दे दिया, आखिर ये लड़की क्या सोच रही है। और तभी जियांग कहता है खैर मेरे डिसाइबल इतने ज़्यादा टैलेंटेड है कि वो लोग अपने से ही कुछ बातें बना लेते हैं। और सारे के सारे डिसाइबल बाहर आकर के काफ़ी खुश हो जाते हैं। और तभी लैला मिस शियाओ का मजाक उड़ा के कहती है कि तुम्हें एक रुमाल मिला है। तभी मिस शियाओ देखती हैं कि उस रुमाल पे दाग बना है और उस पे खून के धब्बे हैं। और तभी ये देख करके सारे के सारे डिसेबल एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और इन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहता कि उनके मास्टर को मुर्गों ने कूटा है। और तभी हेतिन कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि हमारे मास्टर को नुकसान पहुंचाया है। प्रिंस भी इस चीज़ से देख करके एकदम गुस्सा आ जाता है और तभी वो सब कहते हैं चलो अपने मास्टर के पास चलते हैं और देखते हैं आखिर क्या हुआ है वहाँ। अभी वहाँ पे धर्मा एल्डर आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोग नहीं जानते मास्टर तुम लोगों को ये चीज़ें नहीं बताना चाहते होंगे क्योंकि वो चाहते होंगे कि तुम लोग अपने फाउंडेशन लेवल को जल्दी से ब्रेक थ्रू कर जाओ और मेहनत करके जल्द से जल्द पावरफुल बन जाओ। उनकी चीज़ों पे उनको ही ऊपर छोड़ दो। और तभी ये दिन कहता है मैं समझ गया, अब से मैं 3 गुना मेहनत करूँगा। लैला कहती है मैं 4 गुना करूँगी। और तभी वो छोटी सी क्यूट सी बच्ची कहती है कि मैं तो 25 गुना मेहनत करूँगी। ये सुन कर के वो लोग एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं शियाओ कहती है कि मैं कैसे भी करके अपने डर पे काबू पा करके ही रहूँगी। और अपने मास्टर का दिया हुआ रुमाल अपने हाथ में पकड़ करके कहती है अब मैं जा रही हूँ ट्रेनिंग रूम में और मैं अपने डर से जीत करके ही रहूँगी। और वो रुमाल लेकर के तुरंत ट्रेनिंग रूम में चली जाती है और जैसे ही वो अंदर जाती है उसके सामने उसका डर अपीयर होता है जो कि उसका फादर था। और तभी मिस शियाओ अपने मास्टर का रुमाल निकालती हैं और तभी उसका डर कहता है कि क्या हुआ, इस बार तुम मुझसे लड़ने के लिए इस छोटे से रुमाल को लेके आई हो, पहले तुम लकड़ी की तलवार लाई और अब इस रुमाल को
आखिर तुम चाहती क्या हो? तभी मिस चाओ गुस्सा आ जाती हैं और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें जियांग का फेस दिखाया जाता है, जो कि जियांग एक शीशे में बैठ कर के अपने इस प्यारे से चेहरे को निहार रहा होता है, क्योंकि उन मुर्गों ने इसे बहुत मज़े से पीटा होता है। और तभी जियांग का सिस्टम अपीयर होकर के कहता है, क्या हुआ बेटे, मज़ा आया तन्ने? तुम मुर्गे को खाने वाले थे, मुर्गों ने तुम्हें ही दाना समझ के चुन लिया। जियांग इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इन मुर्गों ने जियांग के ऊपर हमला किया था। उसके जियांग के डिसेबल ने गलती से ही उस मुर्गे को मार करके अपने मास्टर के लिए पकाने लगते हैं, क्योंकि उसके मास्टर काफ़ी ज़्यादा घायल थे। और तभी ये दिन कहता है कि हमने पहले ही मास्टर के लिए एक बड़ा सा पीस साइड कर दिया है, मास्टर इस पीस को खा करके जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाएंगे। और तभी पीछे से कर कर की आवाज़ आती है और सब लोग पलट के देखते हैं कि थर्मा एल्डर मास्टर के रखे हुए पीस को चबा के मज़े से खा रहे होते हैं। और तभी वो चीज़ को देख करके सारे डिसेबल गुस्सा आ जाते हैं और तभी थर्मा एल्डर को उस पीस में से एक मोती मिलता है और इस मोती को देख करके वो एकदम शॉक में आ जाते हैं कि आखिर ये कैसा मोती है, और उसे घूर घूर करके देखने लगते हैं, मगर उन्हें यहाँ पे घंटा भी कुछ नहीं पता चलता है। थर्मा एल्डर अभी भी उस पल को देख रहे होते हैं, मगर अभी भी उनको कुछ भी नहीं समझ में आता है। और तभी हम देखते हैं कि जियांग के हे दो डिसाइबल हेतिन और प्रिंस भी इस समय फाउंडेशन लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाते हैं और वो लोग अपने ड्रैगन को अवेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और फाइनली वो लोग दौड़ते हुए अपने मास्टर के पास आते हैं और कहते हैं, मास्टर फाइनली हमने फाउंडेशन लेवल को अचीव कर लिया है। और तभी थर्मा एल्डर अपने पास से वही पिल उठा करके जियांग को दे देते हैं और कहते हैं, मास्टर ये देखिए आखिर ये क्या चीज़ है। और तभी जियांग जैसे उस पिल को उठाता है वैसे ही उसका सिस्टम अपीयर होता है और कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें अब ली तियांग युन पिल मिल गई है, इसकी वजह से तुम अपने चार्म को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और तभी जियांग के वो सारे घाव भर जाते हैं और जियांग अपने चेहरे को फिर से देखने लगता है और कहता है कि वाकई में मैं पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ। और तभी जियांग उस पिल को जैसे ही खाने वाला रहता है वो कहता है कि इसमें से चिकन की स्मेल क्यों आ रही है। और तभी थर्मा एल्डर खांसने लगते हैं और तभी पता चलता है जियांग को ये पिल तो थर्मा एल्डर के मुंह से निकली हुई है। और तभी ये चीज़ जान करके जियांग तुरंत उल्टी करने लगता है और कहता है कि आखिर मैं कैसे इस पिल को खा सकता था। और तभी हम देखते हैं जियांग के सारे डिसाइबल तैयार हो जाते हैं यांग जून कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और तभी वहाँ पे मिस सी हाउ अपनी बड़ी सी बोट को लेकर के आती है, जो कि फ्लाइंग शिप होती है। और उस शिप पे सारे के सारे डिसाइबल और मास्टर बैठ करके तियांग चून की ओर पढ़ने लगते हैं। और तभी जियांग अपने सिस्टम से पूछता है, क्या हमारे पास कोई वेपन है? तभी उसका सिस्टम कहता है, नल ले गई के तेरे पास कोई भी वेपन नहीं है, नील बटा सन्नाटा। जियांग कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे घटिया सिस्टम से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और तभी जियांग अपने हाथ में उसी नन्हे से टर्टल को देखने लगता है, जिस टर्टल को वो इस बार पाया होता। वो टर्टल काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता। तभी जियांग के पीछे से हेतिन की गिरने की आवाज़ आती है और हेतिन खूब दूर जाके गिरता है और वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। और तभी जियांग कहता है, कोई बात नहीं, हमारे पास भले ही वेपन नहीं है तो क्या हुआ, मेरे डिसाइबल अपनी कराटे, कुंफू और हाथ पैर से ही इस कंपटीशन को जीत जाएंगे। और तभी जियांग तुरंत पलट करके देखता है कि प्रिंस उसकी ओर पीठ घुमा करके खड़ा हुआ है और उससे कहता है कि आखिर तुम हमेशा पीठ घुमा करके क्यों खड़े होते हो? तभी प्रिंस कहता है कि मास्टर, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, आपकी तरह महान बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा पीठ घुमा करके खड़ा रहता हूँ, क्योंकि आप भी तो यही करते हैं। और जियांग का इस जवाब का कोई भी रिप्लाई नहीं होता है और जियांग कहता है, कैसे कैसे गधों से पाला पड़ा हुआ है। और तभी प्रिंस कहता है कि अगर मैं पलटूंगा तो मेरे चाम को देख करके लोग बेहोश हो जाएंगे। और तभी प्रिंस तुरंत पलट जाता है जियांग की ओर। ये देख करके जियांग कहता है, तुम पलट क्यों गए? और तभी जियांग देखता है कि उसके पीछे से एक सिपाही और एक बंदा उसे ग्रीट कर रहा है और कहता है कि मास्टर प्लीज़ घर लौट चलें, क्योंकि हमारे महाराज की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और अब आपको ही राजपाट को संभालना होगा। मगर प्रिंस इस चीज़ को सुन करके इग्नोर कर देता है और कहता है कि अब से इमॉर्टल सेक्ट ही मेरा घर है और मैं इस सेक्ट का थर्ड इनर डिसाइबल हूँ, तो मैं वहाँ नहीं आ सकता हूँ। और तभी वो सेनापति वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा निराश होता है, क्योंकि उसका प्रिंस उसके साथ नहीं आया रहता है। और यहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है नीचे खड़े लोग आसमान की ओर देख करके वो जी सेक्ट की शिप को देख करके कहते हैं कि ये सेक्ट वाकई में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसकी शिप तो कितनी ज़्यादा कमाल की है।
और तभी हम देखते हैं जियांग की शिप उस वूजी शिप के ऊपर से फ्लाई करते हुए आगे निकल जाती है। इस चीज़ को देख कर के नीचे खड़े हुए लोग कहते हैं कि आखिर ये कौन-सा सेक्ट है जिसने वूजी सेक्ट से पंगा ले लिया और उसके ऊपर से गुज़र गया। ये देख कर के नीचे खड़े लोग एकदम शॉक्ड होकर के जियांग की शिप की ओर देखते हैं और तभी प्रिंस और मिस शियाओ की नज़र नीचे पड़ती है और कहती है कि आखिर ये लोग हमें क्यों देख रहे हैं? तभी प्रिंस कहता है शायद हम लोग हैं ही इतने ज़्यादा चार्मिंग। और तभी वूजी सेक्ट के 2 डिसाइबल जियांग की शिप पे आकर के बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी शिप के ऊपर से गुज़र रहे हो, लगता है तुम जीना नहीं चाहते हो। और यहाँ पे इन लोगों के बीच में काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हो रही होती है और तभी जियांग उन लोग के बीच में आके कहता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा बोलते हो। और तभी जियांग अपने उस टर्टल से एक अटैक करता है जो कि एनर्जी बीम अटैक होता है और वो दोनों डिसाइबल उस शिप से नीचे जा कर के सीधा अपनी शिप में लैंड करते हैं। और तभी जियांग कहता है अपने दोनों डिसाइबल से जब तुम लोग इन लोग को लात मार के भगा सकते थे तो बात करने की क्या ज़रूरत थी। और तभी वो दोनों डिसाइबल अपने मास्टर के पास आके कहते हैं कि उस लोगों ने हमें बहुत बुरी तरीके से मारा। इसकी वजह से मास्टर एकदम गुस्सा आ जाता है और यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे लोग आ जाते हैं और वहाँ पे एक खड़ा हुआ सिपाही उन सबका वेलकम कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे सेक्ट एल्डर आकर के अपनी अपनी प्लेस पे बैठ जाते हैं और उनके लिए स्पेशल चेयर लगी होती है। मगर हम यहाँ पे देखते हैं वूजी सेक्ट का वो एल्डर अपना गुस्सा निकालने के लिए जियांग के लिए कोई कुर्सी नहीं लगाता है। और तभी ये दिन जियांग के पास आकर के कहता है कि मास्टर आप इस दरी पे बैठे हैं। और जियांग खड़ा होकर के काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है, इसलिए वो सोचता है इससे बेटर है कि मैं नीचे ही बैठ जाऊँ। और वो नीचे बैठ जाता है। ये देख कर के वहाँ पे खड़ी हुई सारी पब्लिक कहती है कि ये मास्टर कितना डाउन टू अर्थ है, एकदम एल्विश भैया की तरह। और ये ज़मीन पर एकदम बैठ गया, ये मास्टर तो वाकई में कमाल का। और यहाँ पे बूजी सेक्ट के उस एल्डर की तो फिर से पोपट बन जाता है। और तभी हम देखते हैं वो बूजी सेक्ट का एल्डर खड़ा होकर के कहता है कि मैं आप सबके लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आऊँ। और वो कुछ हर्ब्स को निकाल करके वो अपने सारे एल्डर्स को दे देता है। और तभी जियांग देखता है अच्छा बच्चू ये बात है। जियांग वही एक पिल निकालता है जो कि उसके थर्मा एल्डर के मुंह से निकली थी और उस पिल को जैसे ही वो बाहर निकालता है उसकी एनर्जी देख करके सारे के सारे एल्डर एकदम चौंधिया जाते हैं और कहते हैं कि आखिर इस सेक्ट के पास इतना अजीबोगरीब और इतना मिस्टीरियस और पावरफुल ट्रेजर कैसे हो सकता है। और तभी वूजी सेक्ट का वो एल्डर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जियांग के पास आकर के उसे ग्रीट करता है और उसके ऊपर एक स्नेक अटैक करने वाला होता है। मगर जैसा कि हमें पता है जियांग के पास उसका टटल है और वो तुरंत कवच बना लेता है और जियांग उस अटैक से बच जाता है। मगर वो वूजी सेक्ट का एल्डर काफ़ी दूर जा कर के गिरता है, उसे काफ़ी चोट लग जाती है और वो नीचे गिर करके कहता है कि आखिर ये क्या हुआ। तभी लोग कहते हैं कि आखिर वूजी सेक्ट का एल्डर कितना कमज़ोर है, इस सेक्ट के एल्डर ने उसे छुआ भी नहीं, उसके पास गया और ये इतना दूर जाके गिरा है। तभी वूजी सेक्ट का एल्डर नीचे खड़े होकर के कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी एनर्जी फिर से जनरेट करता है। तभी जियांग उसके पास आकर के कहता है कि मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, मैंने गलती से तुम्हें हर्ट कर दिया, इसके बदले तुम्हें मैं एक पिल देता हूँ। और ये वही पिल होती है जो कि थर्मा एल्डर ने अपने मुंह से निकाली थी। और यहाँ पे बड़ी चालाकी से जियांग ने उस पिल को इस वूजी सेक्ट के मास्टर को दे दिया होता है। इस चीज़ को देख करके सब कहते हैं कि आखिर इतनी प्रीसियस और मिस्ट्रियस पिल कोई कैसे ऐसे दे सकता है, वो भी फ्री में। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक सिपाही आकर के इस कंपटीशन को स्टार्ट करने के लिए बोलता है और तभी जियांग अपने डिसाइबल के पास आ ही रहा होता है। तभी ये दिन कहता है कि कैसे भी करके हमें इस कंपटीशन में नंबर 1 आना होगा। और उसके साथ साथ सारे डिसाइबल कहते हैं कि हम इस कंपटीशन को जीत के रहेंगे और सबको धूल चटा देंगे। ये देख करके वहाँ खड़ा हुआ वूजी सेक्ट का भी एल्डर अपने सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने लगता है। मगर यहाँ पे हेतिन और तेज चिल्ला करके बोलता है, मगर वूजी सेक्ट का एल्डर इससे और चिढ़ जाता है। और जब वो बोलता है तो उसके सारे डिसाइबल मरे हुए मुर्गे की तरह बोलते हैं कि मास्टर ठीक है हम भी जीत जाएंगे। मगर भाई यहाँ पे हमें पता होता है कि वूजी सेक्ट के सारे डिसाइबल की बैंड बजा दी होती है जियांग ने। और तभी वूजी सेक्ट का एल्डर बोलता है जा कर के तुरंत जिनार को बुला करके लाओ जो कि हमारे सेक्ट का सबसे ज़्यादा पावरफुल डिसाइबल है। और ये जिनार वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके लिए आप रुके रहिएगा। और फिर वहाँ पे एक मटकता हुआ लड़का नाचते हुए इस कंपटीशन को स्टार्ट करता है। तभी वहाँ पे खड़ा हुआ एक सिपाही पहले कॉम्पिटिटर का बुलाता है जिसका नाम रहता है चिंचूजू। और ये नाम सुन करके सब सोचते हैं ये वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी कोई लड़की होगी, मगर ये निकलता है कोई मेल बॉय। और वो मटकते हुए बैटल अरीना
में आ जाता है और तभी इस चीज़ को देख कर के सब एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसा नाम है इस लड़के का। और तभी हम देखते हैं वो सिपाही दूसरे कॉम्पिटिटर को बुलाता है जिसका नाम सुसु होता है और सुसु का नाम सोच कर के वो सोचते हैं वाक़ई में ये लड़की पक्का बहुत खूबसूरत होगी और ये निकलता है एक गंजा सा आदमी। और ये चीज़ देख कर के सब कहते हैं कि हम किस बेवकूफ़ भरे बैटल अरीना में आ गए हैं। यहाँ पे तो सब एक से बढ़ के एक गधे भरे हुए हैं। और तभी वहाँ पे चिनार की एंट्री होती है और चिनार कोई लड़का नहीं, ये लड़की होती है और जिसकी खूबसूरती देख कर के वहाँ पे खड़े हुए सारे लड़के और लड़कियाँ एकदम हैरान हो जाते हैं। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है कि सब कोई अपना दिल पकड़ लेते हैं। और तभी वो अपने चार्म को चारों ओर बिखेरने लगती है जिसको देख कर के वो उसके सामने खड़े हुए दोनों कॉम्पिटिटर भी एकदम उसकी चार्म में मनमोहित हो जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने की वजह वो लोग उसके साथ डांस करने लगते हैं। और तभी जिनार बोलती है क्या तुम लोग मेरे प्यारे से फेस पे अटैक करना चाहते हो? अब देखो ना मैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत और कितनी ज़्यादा नाजुक हूँ, क्या तुम लोग मुझे मारोगे? तभी वो टकला कहता है मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता मगर क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ। तभी जिनार कहती है बेहतर यही है ना कि तुम लोग आपस में लड़ कर के इस कंपटीशन को यहाँ ख़त्म कर दो। और ये बात सुन कर के वो टकला तुरंत उस दूसरे बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और जिनार हंसने लगती है और अपने चार्म को और ज़्यादा बिखरने लगती है। और यहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ कर के उस बैटल अरीना से बाहर हो जाते हैं और यहाँ पे चिनार इस मैच को जीत जाती है। तो चिनार की इस अजीब सी जीत से सारी की सारी ऑडियंस भड़क जाती है और तभी उन ऑडियंस के बीच में से एक बंदा आके कहता है कि भले ही तुम अपने चार्म का जाल इन सब के ऊपर बिछा दियो मगर मेरे जैसे हैंडसम मुंडे के ऊपर तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। तभी जियान कहती है अच्छा। तभी वो उसके ऊपर एक स्मोक बम फोड़ देती है और उसे एक लात मार करके उस अरीना से बाहर फेंक देती है और यहाँ पे ये राउंड फिनिश हो जाता है। अब बारी होती है लड़ने की प्रिंस की और प्रिंस वहाँ पे पीठ दिखा के खड़ा होता है और तभी उस अरीना का जज कहता है कदे कहीं के पीठ दिखा के ही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे। और जैसे ही प्रिंस अंदर आता है उसके कॉम्पिटिटर एक नंबर के आलसी होते हैं और प्रिंस उन लोगों के ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला रहता है वो लोग ज़मीन पे गिर के लोटने पोटने लगते हैं और कहते हैं कि हाय तुमने मुझे मार मार करके कूट करके भरता बना दिया, आखिर तुम्हारी भूख में कितनी ज़्यादा ताकत है। प्रिंस कहता है मैंने तो इन गधों का कुछ किया भी नहीं। और वो लेट करके और भी ज़्यादा नौटंकी करने लगते हैं और कहते हैं हम इस मैच को हार गए। और इस सेकंड राउंड का भी विजेता बन जाता है प्रिंस। और इस चीज़ को देख के ऑडियंस कहती है यहाँ पे मजाक हो रहा है। और यहाँ पे अब थर्ड राउंड स्टार्ट होता है जहाँ पे लैला आती है और लैला के सामने कुछ बंदे आकर के कहते हैं जाने मन तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम आखिर फ़ाइट क्यों करना चाहती हो, क्यों ना हम एक हसीन सी डेट नाइट पे चलें। लैला इस चीज़ को देख के गुस्सा आ जाती है और जैसे उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाली रहती है तभी एक बंदा आकर के लैला का हाथ पकड़ लेता है और कहता है ये खूबसूरत सी नाजुक सी परी मेरे साथ जाएगी और एक हसीन से डेट पे जहाँ पे चांदनी रात होगी और वाइन होगी। और वो लोग यही बकवास करके बहस कर रहे होते हैं और तभी वो एक बंदा आकर के लैला के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी लैला को इम्प्रेस करने के लिए वो सारे बंदे आपस में ही लड़ने लगते हैं और लैला ये चीज़ देख करके एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाती है और गुस्से से कहती है आखिर मैं किन गधों के बीच में फंस गई हूँ और ये लोग यहीं पे नहीं रुकते हैं। तभी एक और बंदा आके कहता है इस लड़की की आंखों पे पहले मेरी नज़र पड़ी थी तो आज से ये मेरी बीवी हुई। लैला को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फिनिक्स की पावर को एक्टिवेट ही करती है। वो सारे के सारे अरीना के बाहर जाके गिरते हैं और उसकी ये पावर को देख करके ऑडियंस खुश हो जाती है क्योंकि अभी तक तो इस फाइट में इन्हें सिर्फ बकवास सी फाइट ही देखने को मिली थी। तभी वो लोग कहते हैं कि फाइनली हमें कुछ एक्शन देखने को मिला। और तभी हम देखते हैं शेन उन लकड़ियों के बीच में से कोई अपनी एक फेवरेट लकड़ी को सेलेक्ट कर रहा होता है और तभी उसके कॉम्पिटिटर उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं तुम्हारा सेक्ट कितना गरीब है और तुम उस लकड़ी में से क्या ढूंढ रहे हो, आओ हमसे फाइट करके दिखाओ। और जैसे ही शेन उस लकड़ी से एक ही डेमोनिक स्लैश करता है जिसकी वजह से वो लोग बाहर जा कर के गिरते हैं और ये मॉडल सेक्ट फिर से जीत जाता है और सारी की सारी पब्लिक
भी कहती है कि आखिर ये लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। और तभी मैच होता है शिन हाओ का। शिन हाओ जैसे ही अरीना में बैटल में आती है उसके पास कोई स्टिक नहीं होती है, वो सिर्फ अपने हाथ से एक वेव जनरेट करती है जिसकी वजह से सब के सब बाहर जाके गिर जाते हैं और ये मैच भी इमॉर्टल सेक्ट जीत जाता है, जिसे देख करके सारे के सारे ऑडियंस कहती है कि आखिर ये इमॉर्टल सेक्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है कि इन्होंने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा। और तभी उनके बीच में खड़ी हुई एक लड़की कहती है कि अभी तो हमारा सेक्ट आया नहीं है और इस सेक्ट का नाम रहता है एप सेक्ट। और ये एप सेक्ट एक डिमोनिक सेक्ट था जिसका नाम सुन करके सारी ऑडियंस शॉक में आ जाती है। और तभी वहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है जो अपने एप सेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला रहता है और वो बैटल अरीना में आकर के सारे मास्टर को ग्रीट करके कहता है कि मेरा नाम जून है और मैं एप सेक्ट के तरफ से फाइट करूँगा, तो जिसको भी मुझसे लड़ना है वो आकर के यहाँ पर लड़ सकता है। मगर वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग उस एप सेक्ट के डिसाइबल का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो एक डिमोनिक कल्टिवेटर हो और तुम लोग 2 साल के बच्चे को मार करके उसे खा करके अपनी पावर को बढ़ाते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो। मगर वो एप सेक्ट का डिसाइबल बोलता है कि यहाँ पे तुम मुझसे भी बुरे बुरे और घटिया डिसाइबल फाइट कर रहे हैं और तुम कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो कि मैं एक डिमोनिक कल्टिवेटर हूँ। और तभी एप सेक्ट का एल्डर बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने खड़े होकर के यहाँ पे बकवास कर रहे हो। तभी जांग अपने सिस्टम को अपीयर करता है और यहाँ पे यून की सारी इन्फॉर्मेशन को लेने लगता है और उसे पता चलता है कि इसकी बोन और इसकी पावर वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है और ये एक डिमोनिक सेक्ट से बिलोंग करता है। और ये सारी बातें सुन कर के जियांग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। मगर हम देखते हैं यून अब वो जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़क चुका होता है और कहता है कि तुम लोग बेवजह हमारे सेक्ट को बदनाम कर रहे हो और तुम लोग चलते हो, तुम जानते हो कि अगर हमारा सेक्ट इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा तो हमारा सेक्ट इस कंपटीशन का विनर होगा। और तभी हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में तो मैमू चली रही होती है और तभी हेतिन आकर के अपने मास्टर के से कहता है कि मास्टर आखिर ये एप सेक्ट है क्या। तभी जियांग अब उस बात को टाल करके कहता है इसके बारे में धर्मा एल्डर बताएंगे। और तभी धर्मा एल्डर बोलते हैं कि ये एप सेक्ट के बारे में मुझे जहाँ तक पता है ये एक डिमोनिक सेक्ट है और ये लोग छोटे छोटे बच्चों को मार करके उनका खून पी करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाता है। और धर्मा एल्डर ये सारी चीज़ें काफ़ी ख़तरनाक वे में बोलते हैं और हेतिन इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और धर्मा एल्डर बोलते हैं मैंने यहाँ तक सुना है जो भी उनसे फाइट करता है वो लोग उसकी भी एनर्जी को चूस लेते हैं और उसकी पावर को कंज्यूम करके और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। हेतिन और भी ज़्यादा डर जाता है। तभी जियांग कहता है क्या आपने ये सब चीज़ें अपनी आंखों से देखी है। तभी धर्मा एल्डर कहते हैं नहीं मैंने तो ये सब चीज़ें सुनी है। तभी जियांग कहता है सुनी सुनाई बातों पे ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए और जब आप अपनी आंखों से देखें तब विश्वास करें। ऐसे हमें किसी सेक्ट के बारे में बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। और ये बात सुन करके हेतिन काफ़ी खुश हो जाता है। तभी हेतिन अपनी फ़ाइट को लड़ने के लिए अरीना बैटल में चला जाता है क्योंकि ये फ़ाइट अब हेतिन की होने वाली थी। तभी जियांग कहता है बच के, इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है तो संभल के फ़ाइट करना हेतिन और अपने डिफेंस पे थोड़ा ध्यान देना। और ये बात सुन करके हेतिन तुरंत अरीना बैटल में कूद जाता है और कहता है मैं तुमसे फ़ाइट करूँगा। और तभी 2 डिसाइबल और आ जाते हैं और हेतिन को कूद करके एक मुक्का मार देते हैं क्योंकि हेतिन तैयार नहीं होता और उसे खूब पीटते हैं। और तभी यून अपनी शॉट से उन सारे डिसाइबल को साइड करके हेतिन को हाथ बढ़ा करके उठाता है और कहता है तुम ठीक तो हो मेरे भाई। हेतिन खड़ा हो जाता है। तभी यून कहता है कि मुझे तो लगा था तुम एक नाजुक से लड़के हो गए मगर तुम्हें तो मार खाने में पीएचडी हासिल की है क्योंकि अब तक जितनी मार इन लोगों ने तुम्हें मारी है तुम तो बेड से उठ भी नहीं पाते। इस बात से हेतिन गुस्सा आ जाता है और तभी यून हेतिन के ऊपर अपनी शॉट से अटैक करता है। और तभी यून के ऊपर एक बंदा पीछे से स्नेक अटैक करता है। हेतिन इस चीज़ को देख लेता है और उस अटैक को डॉज करके उस बंदे के ऊपर वापस थ्रो कर देता है। तभी यून कहता है कि आखिर तुमने मुझे इस अटैक से बचाया क्यों। हेतिन कहता है मेरे मास्टर कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को गलत नहीं समझना चाहिए और यहाँ पे फेयर फाइट हो रही थी और यहाँ पे अगर कोई तुम्हारे ऊपर स्नेक अटैक करेगा तो मैं कैसे देख सकता हूँ। इस बात से यून काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो उस बैटल अरीना से नीचे कूद जाता है और कहता है कि मैं इस बैटल को हार गया हूँ। मगर हेतिन कहता है क्या यार यहाँ पे बकवास चल रही है, मैंने तो अभी फाइट भी नहीं की। और वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करता है क्योंकि अभी तक बेचारे ने कुछ किया भी नहीं। और यहीं पे ये कंपटीशन ओवर होता है और नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है जहाँ पे इन्हें फ्लैग हंटिंग के लिए एक फॉरेस्ट में जाना होगा। और सारे के सारे डिसाइबल फ्लैग हंटिंग के लिए उस फॉरेस्ट में आ जाते हैं जो कि सिलेक्ट हुए रहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि इमॉर्टल सेक्ट के सारे डिसाइबल की फर्स्ट टाइम आमना सामना होता है 7 स्टार
पैलेस की गर्ल से, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, जिसको देख कर के हेतिन फिर से बोलता है आखिर इतनी सारी खूबसूरत परियां हमारे सामने कहाँ से आ गई। तभी लैला कहती है क्या तुम्हारे साथ हम 2 लड़कियां नहीं दिख रही। तभी हेतिन कहता है अरे तुम तो मेरी बहनों की जैसी है, मगर ये लड़कियां तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हैं। और ये देख कर के वो लोग और भी ज़्यादा कुछ बोलते। तभी वहाँ पे सिपाही आकर के उन लोग को बोलता है कि इस फॉरेस्ट में कई जगह फ्लैग लगाए गए हैं और जो भी सबसे ज़्यादा फ्लैग को हासिल करेगा वो टीम जीत जाएगी। और तभी वो सारे के सारे लोग रेडी हो जाते हैं और उनकी सारी बात सुनने के बाद तभी प्रिंस कहता है कि मैं इन लोग को अब अपनी रियल पावर दिखाऊंगा। जैसे वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने वाला रहता है उसके हाथ में एक फ्लैग आ जाता है और कहता है कि धत तेरी की, मैं जैसे ही कुछ करने वाला रहता हूँ मेरे साथ उल्टा क्यों हो जाता है, मैं आखिर कब अपनी पावर को दिखाऊंगा। और उस फ्लैग को उठा करके नीचे फेंक देता है और कहता है कि आखिर मेरे साथ ये भद्दा मजाक कर कौन रहा है। और तभी हम देखते हैं कि प्रिंस जैसे ही उस फ्लैग को फेंकता ही है नीचे, वो देखता अपने सामने नीचे कई सारे रंग बिरंगे फ्लैग ऑलरेडी उसके सामने पड़े हुए हैं। इस चीज़ को देख करके प्रिंस एकदम बौखला जाता है और बोलता है आखिर कौन है जो मेरी इस किए धरे प्लान को बर्बाद करना चाहता है, मैं यहाँ पे जीतना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं शेनाओ का, जो कि उसके सामने 2 उसकी सर्वेंट आके उसे ग्रीट करती हैं और कहती हैं प्रिंसेस प्लीज़ अपने पैलेस में आप वापस आ जाएं, क्योंकि आपके बिना अर्थव्यवस्था पूरी बर्बाद हो चुकी है। अगर आप जल्द से जल्द अपने पैलेस में वापस नहीं आई तो आपका राजपाट पूरा बर्बाद हो जाएगा। इस चीज़ को सुन करके शेनाओ काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, मगर वो कहती है कि मैं अपने सेक्ट को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे टास्क को कंप्लीट करनी है और ये चीज़ें मेरे सेक्ट के गौरव के लिए है और मैं अपने सेक्ट को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। तभी उसकी सर्वेंट बोलती हैं आप ये सारी चीज़ें हम पे छोड़ दें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।